नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जंतु विविधता। दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत में, हमारे देश में कई प्रकार के दोस्तों ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। कई दोस्तों ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त भी हो रही हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला आज की। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं और एक हिंदी इंडिविजुअल का बैच आपका शुरू हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारत में जंतु विविधता की। दोस्तों हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के दोस्तों कहते हैं ना कि जीव जंतु की कई प्राणियां हैं, ऐसी कई प्रजातियां हैं जो कि पाई जाती हैं दोस्तों, जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें भी अभी तक पता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं दोस्तों जो कि हमारे भारत से विलुप्त होती जा रही हैं, हमारे देश से विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाघ की, टाइगर की। आयुषीयन श्रेणी दोस्तों संकटग्रस्त। दोस्तों आपके दोस्तों आयुषीयन श्रेणी संकटग्रस्त दोस्तों, रेड डाटा मैंने आपको बताया था कि रेड डाटा के अंतर्गत वो दोस्तों आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां आती हैं जो कि लुप्त होती जा रही। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये आयुषीयन श्रेणी के ही अंतर्गत होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों बाघ का आवास दोस्तों यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। जो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय पशु है, बाघ कौन होता है दोस्तों? हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है वो सबसे ज्यादा तिब्बत में और कहाँ? श्रीलंका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में दोस्तों पाया जाता है। जैसे कि कहाँ पाया जाता है? यह भारत के नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिकाधिक संख्या में पाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ये बाघ हमारे इन जगहों पे बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाघ की सुंदर खौल, इसके दांत तथा पंज आदि के महत्व के कारण इसका शिकार किया जाता है दोस्तों। और बाघों की हड्डियों के चिकित्सीय मूल्य के कारण बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया जाता है, जिसके कारण बाघों की संख्या अत्यधिक गिरावट आई। बाघों की दोस्तों संख्या और ये क्यों इसके अंदर इसकी संख्या में गिरावट क्यों आई है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इसको भी आपको जानना अति आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि जो बाघ है दोस्तों, बाघ की सबसे ज्यादा यानी कि कहते हैं ना कॉस्टली दोस्तों, महंगी सबसे ज्यादा जाती है उसकी खाल। बाघ की जो सुंदर खाल होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफी धारीदार उस पर बना होता है बाघ पे, उसकी खाल दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर लगती है, काली काली। तो वो चीज है दोस्तों। तो लोग उसकी खाल से दोस्तों कपड़े बनाते हैं, कई चीजें हैं दोस्तों जो कि उसकी खाल से बनाई जाती हैं, आप जानते होंगे। तो वो चीज है दोस्तों, इसलिए उसका शिकार बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा कि जो बाघ के अंदर जो ये जो धारीदारता आती है, ये किस कारण होती है दोस्तों? ये क्या है? क्या इस पर डिजाइन किया जाता है? इसका कारण क्या होता है? आप कमेंट करके बताएं। दूसरा दोस्तों, इसके दांत तथा पंजे, जो दांत और पंजे होते हैं ये भी दोस्तों काफी मजबूत होते हैं, इसलिए ये भी कॉस्टली जाते हैं, काफी महंगे जाते हैं। और दोस्तों इसका इसीलिए शिकार सबसे ज्यादा किया जाता है। और जो इसकी हड्डियां होती हैं दोस्तों, बाघ की हड्डियां जो चिकित्सीय मूल्य में दोस्तों, यानी कि दवा के रूप में, चिकित्सा के रूप में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसलिए भी बाघों का शिकार बहुत किया जाता है दोस्तों। जो ये आपके जो सुंदर खाल जो होती हैं, ये धारिताएं होती हैं जो बाघ पे काले काले, ये इसके बालों के रंग के कारण होता है, ना कि कोई डिजाइन होता है दोस्तों। बालों के ऐसे ही रंग होते हैं, बाल के रंग के कारण दोस्तों ये लगता है कि हाँ इस पे ऐसे धारिता बनी हुई है, कोई कलर डिजाइन नहीं किया जाता, बालों के रंगों के कारण ये दोस्तों लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बाघ की विलुप्त प्रजातियां। जो विलुप्त प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है जो विलुप्त होती जा रही हैं? जैसे बाली टाइगर दोस्तों, जो बाली टाइगर होती है एक बाघ की प्रजाति होती है। बाघ की यह प्रजाति इंडोनेशिया के बाली द्वीप में पाई जाती है। ये दोस्तों इंडोनेशिया के बाली द्वीप में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बाली टाइगर रखा गया। क्या रखा गया? बाली टाइगर रखा गया। और यह प्रजाति दोस्तों क्या हो रही है? धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। दूसरी प्रजाति है दोस्तों कैस्पियन टाइगर। कौन सी प्रजाति है? कैस्पियन टाइगर। यह कैस्पियन क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया के दोस्तों तकला मकान मरुस्थल के मध्य पाए जाते हैं।
तो ये भी दोस्तों प्रजाति जो कैस्पियन टाइगर की है, ये भी हमारे बीच में से धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है। जिसका कारण मैंने भी आपको बताया, वही दोस्तों खाल के कारण, दांतों के कारण, हड्डियों के कारण, इसके कारण लोग इसका शिकार करते हैं अधिक से अधिक दोस्तों, और जिस कारण से ये प्रजातियां क्या हो रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। जावा टाइगर दोस्तों, यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक ही सीमित थी। कहां तक है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाया जाता है दोस्तों ये जावा टाइगर। तो ये भी दोस्तों प्रजाति हमारी संकटग्रस्त है, इससे भी संकट घेरे हुए है। धीरे धीरे ये भी प्रजाति अब दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिल रही है, जिसका कारण यही है इनका ज्यादातर शिकार होना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान प्रजातियां जो इस समय बची हुई हैं दोस्तों, बंगाल टाइगर, यह मुख्यतः भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में पाई जाती है। इंडो चाइनीज टाइगर दोस्तों, जो ये बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर दोस्तों सबसे ज्यादा आपके भारत में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, भूटान एवं बांग्लादेश में पाए जाते हैं दोस्तों। सुंदरवन जो डेल्टा है दोस्तों, सुंदरवन जो आपका है आपने जानते होंगे, वहां पे दोस्तों ये टाइगर्स बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों इंडो चाइनीज टाइगर यह मुख्यतः कंबोडिया में, चीन में, लाओस में और म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम में पाए जाते हैं। जो इंडो चाइनीज टाइगर है दोस्तों, इनकी मात्रा यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और प्रजातियां हैं जो इस समय बची हुई दोस्तों, मलायन टाइगर, ये मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में तथा सुमात्रा द्वीप में पाए जाते हैं। जो मलय टाइगर होते हैं, मलायन टाइगर दोस्तों, ये मलय प्रायद्वीप में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण भागों में तथा सुमात्रा द्वीप में पाए जाते हैं। और जो साइबेरियन टाइगर है, ये भी दोस्तों अमूर टाइगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अमूर टाइगर। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि साइबेरियन टाइगर को किस और नाम से जाना जाता है? तो अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है। दक्षिण चीन टाइगर, इन्हें एमाय अथवा जियामेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हो सकता है दोस्तों आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि जियामेन किसके नाम से जाना जाता है, जियामेन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण चीन के जो टाइगर होते हैं उन्हें दोस्तों जियामेन कहा जाता है, उन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं? एमाय कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न आखिर बनते कहां से हैं? तो ऐसे ही दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करते हैं जो कि चीजें हमें नहीं मालूम होती, जो चीजें हम नहीं पढ़े हैं वही क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं दोस्तों। यानी अगर उन्होंने पूछ लिया कि जियामेन किसे कहते हैं, तो जियामेन भैया क्या होता है जियामेन, कभी तो सुना ही नहीं, एमाय है कभी ये भी नाम नहीं सुना। तो दोस्तों जो दक्षिण चीन के टाइगर हैं उन्हें ये कहा जाता है। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है एक सींग वाला गेंडा दोस्तों, ये भी दोस्तों श्रेणी शुभेद यानी कि वल्च ये हो गया है दोस्तों। ये भी, इसकी भी प्रजाति, कुछ प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, तो इस पे भी संकटग्रस्त आया है दोस्तों। आवास एक सींग वाले गेंडे भारत में काजीरंगा वो मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? असम में। हिमालय की तलहटी में लंबी घास भूमियों वाले प्रदेशों में भी यह पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे लंबी लंबी घासें होती हैं आपके हिमालय की तलहटी में, तो वहां पे भी ये एक सींग वाला गेंडा बहुत पाया जाता है दोस्तों। एक सींग वाले गेंडे की जो चर्बी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है दोस्तों। बताया जाता है जो आपका जैकेट बनता है दोस्तों, जैसे कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनता है, कहा जाता है कि उसमें गेंडे की चर्बी का ही भी प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट उसका बनता है दोस्तों गेंडे की चर्बी का, और उसकी जो सींग होती है दोस्तों उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि वो भी सींग भी बहुत कॉस्टली होती है, बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है। तथा एशिया में पाए जाने वाले गेंडे के सभी प्रजातियों में यह सबसे बड़ा होता है। जो एक सींग वाला गेंडा होता है सबसे बड़ा प्रजाति का होता है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट है गेंडे की अन्य प्रजातियों के बारे में जानते हैं। व्हाइट राइनो दोस्तों, आपने कभी व्हाइट राइनो देखा है? सफेद, एकदम सफेद गेंडा दोस्तों। सोचिए दोस्तों, प्रकृति में दोस्तों हमारे कितने जानवर विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। सफेद टाइगर होता है, सफेद गेंडा भी होता है दोस्तों। तो ये चीजें हैं दोस्तों कि देखने को मिलती है कि कितना आकर्षक लगता होगा दोस्तों। अगर सफेद आप गेंडा कभी देखें, सफेद टाइगर देखें, बाघ देखें, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है दृश्य दोस्तों। तो स्कावर लिफ्ट राइनो दोस्तों, ये इसे स्कायर लिफ्ट राइनो भी कहते हैं। यह गेंडे की सबसे बड़ी प्रजाति होती है दोस्तों। जो व्हाइट राइनो होते हैं सबसे बड़े बड़े होते हैं, काफी इनकी दोस्तों यानी कि हाइट्स होती है, काफी वेट होता है इनका व्हाइट राइनो का। तथा इसकी दो उप प्रजातियां भी हैं। इनकी दो उप प्रजातियां मानी जाती हैं। सर्दर्न व्हाइट राइनो यानी निकट संकट
इन पे संकट आया है, निकट संकट। ये कहाँ पे है? अफ्रीकी देश में पाए जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों व्हाइट राइनो। और नॉर्दर्न व्हाइट राइनो ये गंभीर संकटग्रस्त है। इन पे भी दोस्तों संकटग्रस्त इन द सेंस ये प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं? लुप्त होती जा रही हैं दोस्तों। रीजन क्या है? वही दोस्तों शिकार और कुछ इनका सही से संरक्षण नहीं करना, ये चीजें हैं दोस्तों। वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 3 गैंडे जीवित हैं। सोचिए दोस्तों कितने गैंडे थे, अब केवल 3 गैंडे बचे हैं। सोचिए ये आपके नॉर्दर्न व्हाइट राइनो दोस्तों, जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है, बताइए अब सिर्फ 3 गैंडे बचे हैं। बाकी प्रजाति के जितने भी गैंडे थे धीरे धीरे वो क्या हो गए हैं दोस्तों? समाप्त होते चले गए। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो दोस्तों काला गेंडा, आपने तो देखा ही होगा। यह अफ्रीकी गेंडों में सबसे छोटी प्रजाति है जो कि दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। यानी थोड़े से छोटे होते हैं दोस्तों। व्हाइट राइनो जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी उनका वेट होता है। पर जो ब्लैक राइनो होते हैं दोस्तों ये काफी छोटे माने जाते हैं और छोटे आकार के होते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा इनका वेट नहीं होता, बहुत ज्यादा वो नहीं, पर काफी ताकतवर होते हैं। ये माना जाता है जो छोटे राइनो होते हैं दोस्तों काफी ताकतवर होते हैं ये, ठीक है। और जावा राइनो दोस्तों यह प्रजाति इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में। ब्लैक राइनो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक राइनो कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं ये ब्लैक राइनो, छोटे आकार वाले। जावा राइनो दोस्तों यह प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यह इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में पाई जाती है। सुमात्रन राइनो यह जावा, सुमात्रा, वियतनाम व उत्तर पूर्व भारत में भी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, ये याद है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन दोस्तों। हमारी जो डॉल्फिन है दोस्तों इस पे भी संकट आया हुआ है। ये भी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो नष्ट हो रही, क्योंकि लोग इनका भी दोस्तों क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ये चीज है। आवास ये गंगा में पाई जाती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु है, मेघना नदी के अपवाद तंत्र में पाई जाती है, जिसमें भारत, नेपाल एवं बांग्लादेश सम्मिलित है। तो दोस्तों ये हमारी जो डॉल्फिन होती है, जिससे गंगा डॉल्फिन गंगा जी में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, सिंधु में पाई जाती है। डॉल्फिन दोस्तों बहुत बुद्धिमान जीव पाया जाता है और बहुत ही सीधा जीव होता है, किसी को परेशान नहीं करता, किसी को दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत ही सीधा और बड़ा बुद्धिमान जीव माना जाता है दोस्तों डॉल्फिन। तो इसलिए दोस्तों भारत में डॉल्फिन की 15 से अधिक प्रजातियां हैं दोस्तों। कितनी? 15 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से इरावदी डॉल्फिन दोस्तों, यानी उड़ीसा, इरावदी डॉल्फिन जो कहाँ है? ये उड़ीसा में पाई जाती है, खारे जल में ये पाई जाती है दोस्तों। और गांगे डॉल्फिन जो गंगा नदी में तथा हाल ही में सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब में सिंधु नदी में भी पाई जाती है। तो कई प्रजातियां, 15 प्रजातियां, जैसे बताया दोस्तों। डॉल्फिन की कितनी प्रजातियां हैं? 15 प्रजातियां हैं। 15 से भी अधिक प्रजातियां मानी जाती हैं डॉल्फिन जी की। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं, गंगा डॉल्फिन भारत की नदियों में पाई जाने वाली एकमात्र स्तनपायी होती है दोस्तों। केवल यही एकमात्र स्तनपायी है जो कि गंगा में पाई जाती है। यह जल के अंदर सांस नहीं ले सकती, इसलिए प्रत्येक 30 से 120 सेकंड में 30 से 120 सेकंड में एक बार जल के सतह पर आकर सांस लेती है। इसे मीठे जल की बाघ भी कहा जाता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मीठे जल का बाघ किसे कहते हैं? क्या कभी आपने पढ़ा है दोस्तों, कभी आपने जाना कि मीठे जल का भी बाघ किसे कहा जाता है? मीठे जल का बाघ दोस्तों डॉल्फिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों। जो चीजें आपको लगती है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लिया करिए दोस्तों। अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब एग्जाम का समय आता है, हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। यार ये होता है, यार ये भी रिवाइज कर लें, यार ये रिवाइज कर लें, यार ये रिवाइज कर लें, छूटे नहीं यार। तो दोस्तों जो हमारी शॉर्ट नोट्स होती है, तो अब हम दोस्तों सारी चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी है ही। अब हम कुछ जैसे जैसे मीठे जल की बात, जैसे जैसे हमें ये पता चला कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आइडिया जिस दिन हमें पता चल गया कि यार ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि आपसे पूछ लेगा दोस्तों बताइए मीठे जल का बाघ किसे कहते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन दे देगा, आपका कई ऑप्शन दे देगा, शेर दे देगा, टाइगर दे देगा, डॉल्फिन दे देगा। तो डॉल्फिन कोई मारेगा, अरे यार बाघ को डॉल्फिन कैसे हुआ? अगर आप पढ़े रहेंगे तभी मार पाएंगे, नहीं तो आप नहीं पढ़े तो आप नहीं मार पाएंगे दोस्तों। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी मीठे जल का बाघ इसे कहा जाता है, डॉल्फिन को कहा जाता है। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कौन सी मछली है जो कि 20, 30 या 120 सेकंड में जल से बाहर आके सतह पर श्वास लेती है। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप गंगा नदी कभी आप नहाने गए होंगे तो दोस्तों कभी कभी ये होते हैं डॉल्फिन ऐसे दोस्तों ऐसे थोड़ी देर के लिए क्या होती है, ऊपर आती है,
थोड़ी देर के ऊपर आती है। तो वो ऊपर आने का उसका रीजन क्या है दोस्तों, वो सांस लेने के आते हैं, क्योंकि वो पानी की बहुत ही ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती, क्योंकि अधिक गहराई में जाएगी दोस्तों तो वो सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसे हर 30 से 120 सेकंड में क्या होना होता है, ऊपर आना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए वो शिकार का कारण भी बनती है दोस्तों, उसके शिकार होने का कारण भी यही है कि वो पानी की बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती है, जिस कारण लोग उसका आसानी से शिकार कर लेते हैं दोस्तों। तो उसको जैसे उसकी दोस्तों यानी कि उसको मार के उसकी तेल ओल भी उससे निकाला जाता है, बताते हैं दोस्तों, उसकी खाल भी है, काफी वो हो जाती है, मांस भी महंगा जाता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो डॉल्फिन इसीलिए दोस्तों उसका शिकार आसानी से कर लें, क्योंकि वो 30 से 120 सेकंड में क्या होती है, ऊपर आती है सांस लेने के लिए दोस्तों। तो ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों हिंदी की पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डैंगुंग समुद्री गाय। दोस्तों जो डैंगुंग है समुद्री गाय की तरह दिखती है दोस्तों, कभी आपने देखा होगा, गूगल पर सर्च करिए, समुद्री गाय की तरह ये मछली है दोस्तों, एक ठो दिखती है, एकदम गाय की भांति दिखती है। आप डैंगुंग डालेंगे तो आपको दिखेगा तुरंत ही, नेट पे आप सर्च करेंगे तो डैंगुंग दोस्तों ये समुद्री गाय होती है। इसकी भी दोस्तों श्रेणी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। आवाज, ये पश्चिम प्रशांत महासागर, कहाँ दोस्तों, महासागर में पाए जाते हैं, पश्चिम महासागर से लेके अफ्रीका के पूर्वी तट के गर्म तटीय जल में यह पाए जाते हैं, तथा भारत में मुख्यतः कच्छ एवं मन्नार की खाड़ियों में, कहाँ पे, कच्छ एवं मन्नार की खाड़ियों में यह दोस्तों समुद्री गाय मिलती है। आपका डैंगुंग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डैंगुंग दोस्तों में पाया जाता है। यद्यपि लाल सागर में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। पूछा जा सकता है कि डैंगुंग या समुद्री गाय की संख्या किस सागर में सर्वाधिक होती है, तो वह सागर आपका क्या है दोस्तों, लाल सागर है। कौन सा सागर है, लाल सागर में दोस्तों ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इनका शिकार मांस व तेल के लिए किया जाता है, जैसे डॉल्फिन का दोस्तों मांस और तेल के लिए किया जाता था, इस गाय का भी, समुद्री गाय या इस मछली का भी शिकार दोस्तों किसके लिए किया जाता है, मांस व तेल के लिए ही किया जाता है। वर्तमान में इनका भौगोलिक वितरण असमान है दोस्तों, इनका भौगोलिक वितरण क्या है, असमान है। भारत सरकार एवं IUCN ने वर्ष 2008 में इनकी संख्या में वृद्धि हेतु संयुक्त पहल की थी दोस्तों। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्राप्त है दोस्तों। इसको संरक्षण प्राप्त है क्योंकि इस प्रजाति का दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे कम हो जा रही है, क्योंकि इसका शिकार बहुत ही तेजी से हो रहा है, मांस और तेल के कारण बहुत तेजी से हो रहा है, और इसलिए दोस्तों इसको वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची में नंबर 1 पे रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑलिव रिडल कछुआ दोस्तों। ऑलिव रिडल कछुआ दोस्तों भी है दोस्तों। ये कछुए जो होते हैं, बड़े बड़े कछुए होते हैं दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि काफी बड़े होते हैं। तो दोस्तों इनका आवास कहाँ है, ये दक्षिणी अटलांटिक प्रशांत और हिंद महासागर सहित केवल गर्म जल में पाए जाते हैं। थोड़े से गर्म जलों में ये कछुए पाए जाते हैं दोस्तों, जो काफी बड़े होते हैं, जिनसे आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजा ढाल बनाते थे दोस्तों। क्या बनाते थे, ढाल। और बुलेट प्रूफ जैकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगह पे, तो ढाल बनाने में किया जाता है। और भी दोस्तों कछुए की जो खाल होती है ऊपर की काफी सख्त होती है, आप जानते हैं, जैसे उसके ऊपर की जो खाल होती है काफी सख्त होती है, तो उसका प्रयोग बहुत ही चीजों में बनाने में किया जाता है। यह प्रतिवर्ष शीतकाल में उड़ीसा के तट पे, कहाँ पे, उड़ीसा के तट पर बड़ी संख्या में प्रवास के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। ये उड़ीसा के तट पे जब ठंड आती है, शीतकाल आती है, जैसे ठंड आती है, तो उसमें प्रवास करने के लिए दोस्तों ये काफी संख्या में नर और दोस्तों मादा दोनों कछुए काफी मात्रा में एकत्रित होते हैं और वहां पे ये प्रवास करते हैं। ठीक है, प्रवास करने में काफी वहां पे बड़ी संख्या में लोग वहां पे रहते हैं, पहुंचते हैं दोस्तों। यह अनोखी घटना अरिबड़ा दोस्तों, अरिबड़ा भी कहलाती है। क्या कहलाती है, अनोखी घटना अरिबड़ा कहलाती है। शीतकाल संख्या में प्रवास के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है, अरिबड़ा घटना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये दूसरे सबसे छोटे आकार के समुद्री कछुए होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े से छोटे आकार के कछुए होते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में दोस्तों एकत्रित होते हैं। गहरे पीले रहे
रंग वाले इन कछुओं की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि ये लंबी यात्राएं करके सामूहिक प्रजनन हेतु एकत्रित होते हैं। सामूहिक प्रजनन हेतु दोस्तों ये क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं ये कछुए, नर मादा सभी कछुए। मादा कछुए द्वारा एक समय में 100 से 150 अंडे दिए जा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, 100 से 150 अंडे दिए जा, बताइए कितने, यानी कि 150 अंडे दे सकते हैं दोस्तों एक कछुआ, यानी कि मादा कछुआ। क्या बात है दोस्तों, तो ठीक है, ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, कस्तूरी मृग। दोस्तों कस्तूरी मृग आप जानते होंगे दोस्तों, हिरन में एक ऐसा वो होता है कि जो कस्तूरी कहा जाता है, जिसे कि इतना यानी कि महकता है दोस्तों कि लगता है कि वाकई में यार बहुत ही ज़्यादा यानी कि सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। आपने देखा होगा मार्केट वार्केट में, मेले वेले में खूब कस्तूरी मिलती है ना, अरे भाई देखिए हम हिरन की लाए हैं कस्तूरी, वो लोकल होती है दोस्तों। ओरिजिनल आपको कस्तूरी मृग जल्दी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कानूनन दोस्तों क्या है, अपराध वो है, प्रतिबंधित है कि इसको बेचा नहीं जा सकता, इसको यानी कि वो नहीं किया जा सकता। तो मेले में ऐसे खुले बैठ के लोग बेचते हैं, वो दोस्तों डुप्लीकेट होती है, कभी मत लीजिएगा उसको, ठीक है। नहीं तो कुछ दिन बाद उसकी खुशबू गायब हो जाएगी। हाँ, बहुत वो लोग ले होते हैं, अरे यार कस्तूरी मृग है, बड़ा अच्छा महक रहा है, पूरे जीवन में महकता रहेगा, पर नहीं दोस्तों, कुछ समय बाद आप देखेंगे उसकी खुशबू गायब। तो ये है, तो आवास कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से दोस्तों, चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाया जाता है। जो इसका आवास होता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश से लेके चंबा घाटी से लेके सिक्किम तक पाया जाता है दोस्तों। इसकी शिकारा देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, ये दोस्तों कहाँ पे, शिकारी देवी अभ्यारण्य में इनका संरक्षण किया गया है इन कस्तूरी मृगों का। तथा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य रखे गए, जिससे कि इन मृगों को संरक्षण प्रदान किया जा सके, इन मृगों को दोस्तों कोई शिकार न कर सके इन मृगों का दोस्तों, इसलिए यहाँ पे काफी संरक्षण प्रदान किया गया। शिकारा देवी अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश पे। याद रखिए कि आपसे अभ्यारण्य पूछ सकता है कि कहाँ पे है, शिकारा देवी अभ्यारण्य कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश है, किस जीव के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, संरक्षण के लिए, ये याद रखिएगा। बद्रीनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, तुरंत आप बद्रीनाथ तो तुरंत पकड़ लेंगे, उत्तराखंड में है, कस्तूरी मृग के लिए। पर याद रखिए कौन से अभ्यारण्य के लिए, किसके लिए है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि नर कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित प्रियोटियल ग्रंथि, जो दोस्तों प्रियोटियल ग्रंथि होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कस्तूरी, इसको ही लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसी के लिए इसका शिकार करते हैं बहुत लोग। और इसकी खाल भी दोस्तों बहुत ही कॉस्टली जाती है, क्योंकि इसकी खाल से कई चीजें बनती हैं। तो जो नर कस्तूरी होता है दोस्तों, मृग के पेट के नीचे स्थित एक प्रियोटियल ग्रंथि होती है, उससे यह प्राप्त किया जाता है। औषधि, इत्र तथा अन्य प्रसाधन उत्पादों के निर्माण हेतु कस्तूरी के महत्व के कारण कस्तूरी मृगों का बृहद संकर पर शिकार किया गया है। परिणाम स्वरूप ये विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। जो दोस्तों इनके इत्र बनाने के लिए, उसी जो कस्तूरी जो मृग होता है दोस्तों, जो कस्तूरी होता है, तो कस्तूरी से लोग क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। सेंट आप जानते होंगे, इत्र है दोस्तों, सेंट आपने जानते होंगे कि यूज किया जाता है सुगंध के लिए, उससे इत्र बनाया जाता है। औषधि में भी दोस्तों काम आता है, और अन्य प्रसाधन उत्पादों के, उनकी खाल के भी उत्पादन के लिए ये काम आता है। तो इसलिए दोस्तों इनका शिकार किया जाता है, जिससे कि ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत ही कम हिम तेंदुआ भी दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, संकटग्रस्त है दोस्तों। आवास हिम तेंदुआ का कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। हिम तेंदुआ दोस्तों बहुत ही फुर्तीला माना जाता है, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत फुर्तीला, पलक झपकते ही दोस्तों अपने शिकार को ये वो कर लेता है। और दोस्तों हिम तेंदुए के अंदर यह खासियत होती है, पेड़ ओड़ पे बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्र गति से चढ़ जाता है। आपने बिल्ली देखा होगा दोस्तों, बिल्ली का एकदम थोड़ा सा बड़ा रूपांतरण कर दीजिए, तो बिल्ली का एकदम बड़ा दोस्तों एकदम होता है हिम तेंदुआ। कभी आप गूगल पे देखिए, सर्च करिए, तो बहुत ही तीव्र, फुर्तीला और बहुत ही तीव्र गति से दौड़ने वाला होता है दोस्तों, बहुत ही तेज दौड़ता है। ये सॉरी, जम्मू कश्मीर दोस्तों, सिक्किम और उत्तराखंड, पामीर, हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय पर आदि पर्वत श्रेणियों में यह पाया जाता है। सामान्यतः यह ऊंचे पर्वतीय ढलानों पर रहने वाला शिकारी पशु है। क्या है, एक शिकारी पशु है दोस्तों, बहुत ही तेज शिकार करता है ये। नेक्स्ट है, यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या होता है, आपका हिम तेंदुआ होता है दोस्तों। क्या होता है, हिम तेंदुआ, याद रखिएगा, हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों, ठीक है।
इससे पहाड़ों का भूत, इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ों का भूत कहता है, गोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए पहाड़ों का भूत कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को दोस्तों डराने के लिए उनके माता पिता कहते हैं कि अरे चलो सो जाओ, नहीं तो और वहां खेलने मत जाओ, नहीं पहाड़ों का भूत तुम्हें उठा ले जाएगा। यानी वही तेंदुआ दोस्तों बहुत ही तेजी से शिकार करता है हिमाचल प्रदेश में। कई लोगों का दोस्तों उसने शिकार, वो लोग कई लोगों का शिकार, बच्चों का शिकार ज़्यादा करता है दोस्तों, क्योंकि जानते ही आप बच्चों का शिकार हल्के होते हैं, आसानी से उठा के लेके चले जाते हैं सब। तो दोस्तों इसीलिए इसको वहाँ का भूत कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों का भूत कहा जाता है। और बच्चों को डराने के लिए भी वहाँ के माता पिता दोस्तों यूज़ करते हैं, अरे भाई चलो जल्दी से सो जाओ, खाना खा लो, पढ़ाई करो, नहीं पहाड़ों का भूत उठा ले जाएगा। ये चीज़ है दोस्तों। इनकी 60% अधिक संख्या मध्य एशिया में पाई जाती है। बेहद शर्मीला माने जाने वाला यह जानवर हाल ही में सिक्किम में देखा गया। अब कहाँ है, सिक्किम में दोस्तों देखा गया। ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में इनके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया गया था। क्या चलाया गया था 2009 में दोस्तों, प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया गया इनके संरक्षण के लिए। ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे थे। अब बात करते हैं साइगोब्रो एंड डियर की दोस्तों, यह भी संकटग्रस्त है। आवास यह मणिपुर में पाया जाता है। ये हिरन दोस्तों है, कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। इसका वास स्थल लोकतक झील में तैरते केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तक सीमित है। यहाँ एक विशिष्ट घास पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कही जाती है, फुमडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुंगी। संगाई स्थानीय हिरण की एक दुर्लभ उपप्रजाति है जो कि मणिपुर की राजकीय पशु भी है। यह दोस्तों जो स्थानीय हिरण है, ये कहाँ की है, दुर्लभ प्रजाति जो मणिपुर का राजकीय पशु। यानी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मणिपुर का राजकीय पशु कौन है, तो संगाई स्थानीय हिरण दोस्तों कौन है, संगाई स्थानीय हिरण है जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन दोस्तों ये भी संकटग्रस्त है। आवास ये राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के 8 भूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्कटिक, रूस और पश्चिम साइबेरियन का मूल निवासी दोस्तों क्रेन है, जो कि आप साइबेरियन क्रेन जानते होंगे, तो मूल निवास स्थान है दोस्तों। और इन्हें अंतिम बार वर्ष 2002 में राजस्थान में देखा गया था। कहाँ पे, राजस्थान में देखा गया। यह पक्षी अपने प्रवास के लिए सर्वाधिक दूरी करता है दोस्तों, अपने प्रवास के लिए काफी दूर तक ये रहते हैं, तय करते हैं, ये चीज है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे इंपॉर्टेंट जानकारियां थी दोस्तों, पशु से संबंधित थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, समझिएगा, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जानिएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप लगाते रहेंगे उससे आपको अनुमान लगता रहेगा। तो दोस्तों ये नीतीश सर के द्वारा ये नोट्स हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।